हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइंस। ठीक है। साइंस जो होता है देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है गाइस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये तीनों पार्ट आपके डिवाइड होते हैं साइंस के। अब अगर हम साइंस की बात करते हैं गाइस, तो आपको एक चीज़ एकदम ध्यान रखनी है कि साइंस सिर्फ आपका सी टेट पेपर 2 तक ही या टेट पेपर 2 तक ही नहीं सीमित है। ठीक है। जब आप आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पर, पी टी आर, के वी एस, एन बी एस, ठीक है, रीट, या किसी भी स्टेट का डी एस एस बी, एक्सेट्रा, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे लो तो वहाँ पे ये बड़े यूज़फुल होती है। तो साइंस के जो लेक्चर हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इन लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है उसके अंदर। ठीक है। मैंने इसकी शुरुआत करी है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिलता रहे और आप अपडेट रहते रहें। ठीक है। गाइड्स, लेट्स स्टार्ट लाइट। ठीक है। अब प्रकाश क्या होता है, कोई बताएगा? प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या है? जब हम बात करते हैं लाइट या प्रकाश की तो लोगों के मन में इसको लेकर विभिन्न प्रकार के उत्तर आते हैं, विभिन्न प्रकार के। ठीक है। कोई कहता है सर जो हमें देखने में मदद करे। ठीक है। कोई कहता है सर जो लाइट लाइट होता है, प्रकाश होता है, एक अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तो लाइट क्या होता है इसको लेकर काफ़ी लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, लेकिन जो बुक की डेफिनेशन होती है, ठीक है, या जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, इसी डेफिनेशन से पेपर में क्या बनते हैं, आपके एमसीक्यूज, क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो डेफिनेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो डेफिनेशन पता है तो नो डाउट आपको हमेशा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एग्ज़ाम हमेशा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट को भी क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइट की हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। लाइट का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ को मैं समझा सकूँ, बता सकूँ और मदद कर सकूँ कैसे कैसे चीज़ों को आपको अपडेट करना है। चलिए गाइस शुरू करते हैं लाइट की डेफिनेशन से। ठीक है। जब हम प्रकाश की बात करते हैं, ठीक है गाइस, जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन आप उसमें गड़बड़ कर देते हैं। ठीक। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है या इसका नेचर कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी दोहरी प्रकृति होती है या इसका डुअल नेचर होता है। अब ये डुअल नेचर से क्या मतलब होता है? डुअल नेचर से मतलब होता है कि ये एक सिंगल फॉर्म में डिफाइन नहीं होता। ठीक है। लाइट या प्रकाश कण के रूप में भी आगे बढ़ता है और तरंग के रूप में भी आगे बढ़ता है। ठीक है। लाइट हैव अ डुअल नेचर एंड इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कण के रूप में भी और तरंग के रूप में, दोनों रूप में आगे बढ़ सकती है। जब प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या होता है इंपॉर्टेंट? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको गाइस, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? ठीक है। हमारे पास एनर्जी माना जाता है इस थ्योरी के अंतर्गत कि एनर्जी छोटे छोटे फोटोन के पैकेट के रूप में होती है, और जब यही पैकेट सरफेस पे पड़ते हैं और इन पैकेट की एनर्जी सरफेस की एनर्जी से अगर ज़्यादा हो जाती है तो सरफेस से क्या निकलने लगता है,
इलेक्ट्रॉन, और सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने की ही इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें या प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करें तो ये क्या है, ये एक प्रकार का फिनोमिना है। ठीक है, फिनोमिना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत किसने दिया गाइस? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? इस सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। एल्बर्ट आइंस्टीन को आप लोग जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन की काफ़ी थ्योरीज फेमस हैं। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन को आप जानते भी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की थ्योरी उन्होंने दी थी, और इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत गाइस किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसे ध्यान रखिएगा। तो सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? एल्बर्ट आइंस्टीन, और उन्होंने ही एक थ्योरी को और फुल प्रूफ फाइनल रूप दिया था, कौन सी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तो प्रकाश क्या होता है गाइस? प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। ठीक, अब इसकी प्रकृति कैसी होती है? दोहरी प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। ये पार्टिकल के रूप में भी आगे बढ़ता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाता है, और ये वेव के रूप में भी आगे बढ़ता है। ठीक है, वेव के फॉर्म में भी आगे बढ़ता है, और ये इसकी तरंग प्रकृति को दिखाता है। ओके गाइस, क्लियर है? अब ये तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है, व्हाट इज वेव? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज वेव, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? तरंग या वेव क्या होती है? गाइस, वेव या तरंग की जब हम बात करें तो ये क्या होता है? ये एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस, या ये क्या होता है? व्यवधान होता है। ठीक है, तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस या व्यवधान होता है। ठीक है गाइस, और तरंगे हमारे पास कितने प्रकार की होती है? देखिए, तरंग क्या होता है? एक प्रकार का व्यवधान होता है। देखिए, पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, ये पार्टिकल आपके ऐसे जा रहे हैं, है ना गाइस? ऐसे सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं इस तरह। अचानक से इसमें कोई डिस्टरबेंस पैदा हुआ तो क्या हुआ? पार्टिकल ऐसे मूव करने लगे ऊपर नीचे, और जब पार्टिकल इस तरह से मूव करते हैं तो इसी को मूव करने को क्या कहते हैं? वेव। तो वेव क्या होता है? वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो पार्टिकल को दिया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तरंग या वेव कितने टाइप की होती है, तो जब हम इसकी टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं। एक नंबर वन पे आता है यांत्रिक तरंग, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, दो तरह की तरंगे होती हैं। एक तरंग होती है यांत्रिक तरंगे, और दूसरी कौन सी होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके गाइस, ये दो तरह की आपके पास तरंगे होती हैं। एक होती है यांत्रिक तरंग, दूसरी होती है वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों को हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, बहुत आसान सा है, और इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम या मीडियम रिक्वायर्ड होता है।
दोज वेव विच नीड मीडियम टू ट्रेवल अलॉन्ग। यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम यांत्रिक तरंगे, ठीक है, या मैकेनिकल वेव। ठीक है गाइस, ठीक। फॉर एग्जाम्पल साउंड। साउंड को अगर आप देखेंगे ना, तो साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वो आगे बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। तो इसे याद रखिए कि साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। दोज वेव विच नीड मीडियम टू ट्रेवल अलोंग इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ओके गाइस, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसको रिमेंबर रखिएगा, ठीक। और वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो कौन सी तरंगे होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और इसका उदाहरण होता है आपका प्रकाश तरंग। तो गाइस, इतनी देर में हमने देख लिया लाइट की डेफिनेशन। अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है, समझ लीजिए बेसिक क्वेश्चन जो आपके साइंस के लाइट में आते हैं वो सब एग्जाम के हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर डुअल होता है, ठीक है। ये पार्टिकल के फॉर्म में चलता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव को बताता है, और जब ये तरंग के रूप में चलता है तो ये इसकी तरंग प्रकृति के रूप को दिखाता है। तरंगे आपके पास दो तरह की होती हैं, एक होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे। अब वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। दोनों के उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए होता है, और प्रकाश तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा, ठीक। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए याद रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्या प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत होती है? यस और नो? नहीं होती है। लाइट डजेंट नीड मीडियम टू ट्रेवल अराउंड। तो गाइज, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने देख लिया डेफिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है और प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देखिए, प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था 1905 में। जब आप स्टेट का कोई एग्जाम देते हो तो ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1921 में। तो ये दो क्वेश्चन रट्टा मार लीजिएगा, फैक्ट्स है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। और उस डिटेल के बाद इसमें दो फैक्ट्स आते हैं, उन फैक्ट को मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। पहला फैक्ट क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एल्बर्ट आइंस्टीन ने कब दिया था? 1905 में दिया था, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1921 में। तो ये दो क्वेश्चन है जिनको आपको रट्टा मार लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब हमने बात किया प्रकाश तरंगों के बारे में। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की अगर हम बात करें तो क्या हम हर तरह के प्रकाश को देख सकते हैं? डिड वी सी ऑल टाइप ऑफ लाइट्स? तो आंसर है नो। हम हर तरह के प्रकाश को नहीं देख सकते। हम कौन से प्रकाश को देखते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ दृश्य प्रकाश को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल वेव्स या विजिबल लाइट। अब दृश्य प्रकाश कौन से होते हैं? वो प्रकाश जिनकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ 400 से 790 नैनोमीटर या 400 से अप्रॉक्सीमेट 800 नैनोमीटर के बीच में होती है,
तो उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कौन सी होती है? हम हर तरह की लाइट को या प्रकाश को नहीं देख सकते, हम सिर्फ दृश्य प्रकाश को देखते हैं। तो दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा आया है। दृश्य प्रकाश का परास, तो दृश्य प्रकाश का परास कितना होता है? 400 से 800 नैनोमीटर, या जो भी आपको मिल जाए, 390 से 790, जो भी इसके बीच सबसे आसान मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखिएगा। और इस पे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान बनता है। ठीक है, इसी के बीच का प्रकाश हम देख सकते हैं, इससे ऊपर नीचे का नहीं देख सकते। ठीक है, दृश्य प्रकाश जिसको हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका पूरा दृश्य प्रकाश की रेंज है। ये यहाँ से जो आपका चल रहा है, और ये पूरा आपका यहाँ तक पूरा दृश्य प्रकाश। ठीक है, 700 800 के करीब जो है वो लाल है, और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वायलेट से। तो ये आपके दृश्य प्रकाश का परास है। गाइज, हम हर तरह की प्रकाश तरंगे नहीं देख सकते, 400 से 800 के बीच देखते हैं। 400 से नीचे की जो तरंगे होती हैं, वो तरंगे जो 400 नैनोमीटर से नीचे होती हैं, वो होती है आपकी शॉर्ट वेव। ठीक है, वो कौन सी वेव होती है गाइज? शॉर्ट वेव। अब शॉर्ट वेव की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल, लघु तरंगों का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है आपका इंफ्रा रेड। ठीक है, इंफ्रारेड के अलावा और कौन सी वेव होती है बताइए? यूवी रेस। यूवी रेस के बाद यहाँ पर शॉर्ट वेव में इंफ्रारेड में यूवी रेज आएगा। ठीक है, एक्स रे आएगा, गामा रेज आएगा, और कॉस्मिक रेज आएंगी। ओके गाइस, इसे ध्यान रखिएगा। यूवी रेस, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे। तो लघु तरंगों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे इसके एग्जाम्पल है। यूवी रेज मतलब पराबैंगनी किरणें, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे या कॉस्मिक तरंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से आसानी से आप कर लेंगे। ठीक, अब जो 800 नैनोमीटर से ऊपर होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं? वो होती है लॉन्ग वेव या दीर्घ तरंगें। जो 790 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर से ऊपर होती है। ओके, इसे याद रखिएगा। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है। अब इसके उदाहरण या एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल पे आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड। ये 3 तरंगे होती हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन तरंगों की खोज किसने करी, तो ये खोज बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो गामा रेस की खोज की है बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल। एक्सरे की खोज किसने की है? रोटजन। ठीक, यूवी रेस की खोज रिटर। इंफ्रारेड, हर्शल। रेडियो वेव, मार्कोनी। और आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की खोज किसने की है? मैक्सवेल। तो ये इनकी डिस्कवरीज वगैरह पूछी जाती है, तो इनको याद रखिएगा। तो किस तरंग की खोज किसने करी, इसे याद रखिएगा। प्रकाश में हम हर तरह की तरंग को नहीं देख सकते हैं। हम प्रकाश में कौन सी तरंग देख सकते हैं? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश को ही हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है मिरर। देखिए, मिरर पे आने से पहले हमको एक घटना को देखना है। प्रकाश की एक घटना होती है, उसको देखना है। ठीक है, उस घटना का नाम क्या है? उस घटना का नाम है रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, हिंदी में से बोलते हैं हम परावर्तन। रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश, जब लाइट
आपकी होती है, लाइट की रेस किसी सरफेस पे आके गिरती है तो उस पर गिरने के बाद वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या बोलते हैं गाइस? प्रकाश का परावर्तन, है ना। और जिस पॉइंट के चारों तरफ ये हो रहा होता है, ये पॉइंट आपका होता है नॉर्मल। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। ठीक। जो प्रकाश की किरण गिरती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण या इंसिडेंट है। ठीक है। और जो सतह पे टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जाती है तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण। जिस कोण से अभिलंब पर ये एंगल के साथ आती है वो आपतित कोण होता है, और जिससे वापस जाती है वो परावर्तित कोण। तो गाइज ये तो हो गया परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गिरने पर, किसी सतह पर गिरने पर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है? हमें चीजें दिखना शुरू होती हैं। तो कभी भी किसी चीज को देखना है तो हमें परावर्तन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। परावर्तन आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि आप लोगों ने परावर्तन के बारे में छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, तो इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब परावर्तन के बाद हमारे पास आता है दूसरी चीज़, दूसरा फिनोमिना आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हिंदी में से गाइस बोलते हैं अपवर्तन। ओके। अब इसमें क्या होता है? इसमें जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है, लाइट की रेज जो है, ठीक है, प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर गिरती है, ठीक, तो सतह जो है उस पर गिरी और गिरने के बाद वो उस माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई। ठीक है। मतलब माध्यम बदल गया, माध्यम एक से माध्यम दो में चली गई। तब प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन। ठीक है। जिस कोण से प्रकाश गिरता है वो आपतित कोण, और जिस कोण से वो दूसरे माध्यम में जाता है वो होता है परावर्तित कोण, सॉरी अपवर्तित कोण। और ये कौन सी किरण कहलाती है? अपवर्तित किरण। ओके गाइस, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सोइएगा नहीं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन सोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, जब परावर्तन होता है तो माध्यम सेम रहता है। माध्यम परिवर्तन होता है? माध्यम परिवर्तन नहीं होता है। अगर माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है तो कौन सा परावर्तन होगा? कौन सा होगा? परावर्तन की अपवर्तन कौन सी घटना होगी? तो परावर्तन। और इसमें क्या हो रहा है? माध्यम बदल रहा है। ओके। अब माध्यम अगर बदल रहा है तो क्या हो रहा है? माध्यम बदल रहा है तो आपको इसे ध्यान रखना कि माध्यम जब बदलेगा तो क्या होगा? अपवर्तन। अब एक चीज को समझिए, जब भी किसी भी सतह पर कोई भी प्रकाश गिरता है तो उसमें दोनों घटनाएं होती है। ठीक है। कभी परावर्तन ज्यादा होता है, कभी अपवर्तन ज्यादा होता है, लेकिन होती दोनों। ठीक है। जब परावर्तन ज्यादा होता है अपवर्तन कम होता है, जब अपवर्तन ज्यादा होता है परावर्तन कम होता है। तो प्रकाश जब किसी सतह पर गिरता है तो दोनों घटनाएं होती हैं। ठीक है। दोनों घटनाएं आपको समझ में आ गई। अब दर्पण क्या होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है। दोनों प्रकाश की घटनाओं को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक।
परावर्तन अपवर्तन के इन दोनों घटनाओं को आपने देख लिया गाइस। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दर्पण। ये दर्पण क्या होता है? तो देखिए, मिरर या दर्पण की जब हम बात करते हैं तो एक ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर हम कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं गाइस? कोटिंग। और कोटिंग करने के बाद इस पे मैक्सिमम क्या होता है, इस पे परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, एक कांच होता है, कांच पे आप परत चढ़ाते हैं और परत चढ़ाने के बाद उसमें क्या होता है, परावर्तन। अब परत जो होती है वो दो तरह की परत होती है। एक बाहर की तरफ जिसे आप रेड ऑक्साइड बोलते हैं, और एक अंदर की तरफ जिसको आप सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, AgNO। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट लगाने से ही परावर्तन की प्रक्रिया उसमें चालू होती है। और रेड कोटिंग, रेड ऑक्साइड या मर्कुरस ऑक्साइड लगाने से फ़ायदा क्या होता है, ताकि पीछे से कांच में कोई दिक्कत ना है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट की परत छूटे ना और पीछे से कोई दिक्कत ना है और एब्जॉर्प्शन रहे, मेंटेन है। तो कांच पर अगर आप देखेंगे, ग्लास पर, दर्पण पर, तो दर्पण जो होता है इस पर दो लेयर होती है। एक अंदर की तरफ होती है सिल्वर नाइट्रेट की, एक बाहर की तरफ होती है रेड ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्यों लगाते हैं, ताकि प्रकाश का परावर्तन मैक्सिमम हो सके। ठीक, अब दर्पण समझ में आ गया। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें तीन चीजें होती हैं, कांच, परत चढ़ी होती है, परावर्तन होता है। ठीक है, अब कांच की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। कांच का इस्तेमाल आप देखने में और कई जगहों पे करते हैं। ठीक है, अब कांच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका परावर्तन। अगर ये घटना नहीं हो रही है तो कांच आपकी इमेज नहीं बनाएगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, कभी कभी आपने देखा है कि अक्सर आप रोड पर जा रहे होते हैं और कार में लाइट रेस कुछ इस तरह से पड़ती है कि उसमें पड़ने के बाद वो वापस आ जाती है। तो आप जब कार के शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको आपकी शक्ल दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जब प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन इसका उल्टा, जब कभी आपका प्रकाश का परावर्तन कम और अपवर्तन ज़्यादा होता है तो गाड़ी के शीशे पर आपको अपनी शक्ल नहीं बल्कि अंदर बैठे व्यक्ति की शक्ल दिखाई देती है। तो दोनों केस में आप अंदर देखते जरूर है। ठीक है, पहले केस में आप अपने आप को देखकर अपने बाल संवारने लगते हैं और दूसरे केस में क्या होता है, अंदर वाले को देखने लगते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपने अक्सर देखी होगी, नोटिस की होगी। तो दोनों घटनाएं जो होती हैं ये आपके सामने एकदम रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम मिरर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, अब इससे फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बनेंगे हम उसको समझते हैं। ठीक है गाइस, मिरर मिरर की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? दो। एक होता है आपका प्लेन मिरर जिसे आप समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक। और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर जिसको आप गोलीय दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण मतलब जो घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, इनकी उपयोगिता हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। ठीक, अब पहले हम देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है सबसे ज़्यादा आसानी से मिलने वाला और डेली लाइफ में ज़्यादा पाया जाने वाला एक दर्पण होता है। ठीक है, जो आपके घरों में यूज़ हो रहा होता है वो यही होता है। ठीक, अब इसमें सबसे खास बात क्या है, इसकी फोकस डिस्टेंस कितनी होती? अनंत, इनफाइनाइट, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी पावर जीरो डायोप्टर होती है। जीरो डायोप्टर, डायोप्टर को आप डी से लिखते हैं। ठीक है, पी क्या है? पी आपकी लेंस की क्षमता है, पावर है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो डायोप्टर किसका मात्रक होता है? ये क्वेश्चन 6-7 बार पेपर में आ चुका है। तो किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, और देखिए डायोप्टर लेंस की क्षमता हम कैसे निकालते हैं? लेंस की क्षमता इज इक्वल पी इज इक्वल टू 1/f। जो भी फोकस दूरी होती है उसको उल्टा कर देते हैं। फोकस दूरी अनंत है तो पावर कितनी हो जाएगी?
जीरो डायोप्टर। तो गाइस आप इसे समझ सकते हैं कि कितना इजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप पेपर में क्वेश्चन गलत करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, बच्चे हर बार इसे गलत करते हैं कि किसी लेंस की फोकस डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, 0.04 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है 0.4 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन है 4 डायोप्टर और चौथा ऑप्शन है 40 डायोप्टर। तो अपने अपने आंसर बताइए, अपने अपने आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए और इस आंसर को मुझे बताइए क्या होगा। 1 2 3 4 क्या आंसर होगा बताइए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा। अगर एक लेंस की पावर फोकस डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर कितनी होगी। 1 2 3 4। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप सोच के इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिखिए गाइस, बच्चों लिखते जाइए। लिख दिया? सब लोग लिख दो भाई, सब लोग एक एक करके लिख दो, तुरंत लिख दो। हाँ, तो जवाब काफ़ी लोगों ने लिखना है, शुरू कर दीजिए फटाफट। समय बहुत कम है, मैंने 1 मिनट का ही समय दिया है, बहुत ज़्यादा समय है फिलहाल तो, लेकिन 1 मिनट का आधा मिनट बीत चुका है। चलिए, आपने आंसर लिख दिया? हाँ। तो देखिए, काफ़ी लोगों ने गलत सोचते हैं इसमें। इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। गाइस, इसका आंसर होगा आपका 4 डायोप्टर। काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 4 डायोप्टर। अभी 4 डायोप्टर क्यों ले लिया भाई? 1/f करना था। देखिए देखिए, आपका यहीं पर थोड़ा सा खेल है। ये आपका जो होता है मीटर में होता है ना, और ये यहाँ पे किसमें? सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करने के 100 से डिवाइड करेंगे तो 100/25 हो जाएगा जब रेसिप्रोकल करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 4 डायोप्टर। ओके गाइस, ये तो बात होगी लेंस की क्षमता की। ठीक है, अब कोई दर्पण है जिसके सामने कोई वस्तु यू दूरी पर रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अंदर कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब अंदर यू दूरी पर बनेगा। ठीक है, और वो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2u। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी दर्पण के सामने, ओके गाइस, अगर किसी दर्पण के सामने या मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है यू या डी दूरी पर, और तो वस्तु का प्रतिबिंब अंदर कहाँ बनेगा? वो भी इतनी दूरी पर ही बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको इसे समझ। ठीक, फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई मिरर है जिसकी लंबाई x है, तो इसमें हम कितनी ऊंचाई का वस्तु देख सकते हैं? तो 2x। ठीक है, यह क्वेश्चन इस तरह से बनता है। ठीक है, एक बार मेरा स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। यदि कोई मिरर जिसकी लंबाई x है, ठीक है, यदि कोई मिरर जिसकी लंबाई x है तो उससे हम अधिकतम कितनी ऊंचाई की वस्तु देख सकते हैं? तो 2x। ठीक, अब इसको समझिए, किसी वस्तु, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी हाइट है 6 फीट। ठीक है, तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 6 का आधा, 3 फीट। अगर किसी मिरर में मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना ऊपर से नीचे, तो मुझे मिरर की हाइट कम से कम कितनी चाहिए? अपनी हाइट के आधी, कम से कम। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम इतनी होती है। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो हम दर्पण की ऊंचाई लेते हैं वो कितनी होती है? हमारी आधी। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है, तो इसको, इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो अगर टोटल ऊंचाई आपकी 50 है, 150 सेंटीमीटर है, या मीटर मान लेते हैं,
सेंटीमीटर छोड़ते बहुत छोटा हो जाएगा। तो दर्पण की कितने ऊंचे दर्पण की जरूरत है? 75 मीटर ऊंचे। तो ये याद रखिएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब ये तो बात हो गई दर्पण से संबंधित, समतल दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, जो आंसर आपके पेपर में आते हैं, उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। उनको हमने डिस्कस कर लिया, उनको समझ लिया, और समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं दूसरे दर्पण पर। दूसरा दर्पण हमारा कौन सा है? दूसरा दर्पण है हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरिकल। ये गोल होता है, आप जिधर से काट के कोटिंग कर दो उसी हिसाब से दर्पण बन जाते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक है। चलिए गाइस, आगे बढ़ने से पहले, गोलीय दर्पण को देखने से पहले समतल दर्पण की कुछ यूज को और देख लेते हैं। दो जगह पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक आपका होता है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप जो होता है बच्चों को खेलने का एक यंत्र होता है, ठीक है। देखिए कैलिडोस्कोप जो है, हिंदी इंग्लिश में से कैलिडोस्कोप बोलते हैं। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बच्चे अंदर देखते हैं, झांकते हैं, घुमाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंदर जाते ही कलरफुल इस तरह के पैटर्न बनते हैं। इस तरह का पैटर्न जो आप देख रहे हैं सामने बन रहा है स्क्रीन पर, इस तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। बच्चे जैसे जैसे घुमाते जाते हैं वो पैटर्न बनता जाता है। तो कैलिडोस्कोप में होता क्या है, होता ये है कि 3 रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वहाँ पर, है ना। क्या बोलते हैं, 3 मिरर का यूज़ करते हैं हम, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में, है ना। एक रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और फिर जैसे ही यहाँ से लाइट अंदर जाती है, रिफ्लेक्शन चालू होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर अंदर ये इमेज बनना शुरू हो जाती है, इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मिरर या कितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज होती है? 3 मिरर या 3 रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज होते हैं। और ये सब एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर रखे होते हैं? 60 डिग्री। तो कैलिडोस्कोप बच्चों के खेलने के एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसे थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखिएगा, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और आप इसे कभी कभार गलत कर देते हैं, तो वो गलत मत करिएगा, मेरी मानिए तो इसको अच्छे से करिए, ठीक। अब कैलिडोस्कोप के बाद हमारे पास अगला जो इंस्ट्रूमेंट है, इन सब में समतल दर्पण यूज हो रहा है। ये समतल दर्पण या प्लेन मिरर का यूज है, ठीक है। अभी हमने गोलीय नहीं शुरू किया। इस पेरिस्कोप जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह देखने के लिए यूज होता है, स्पेशली ग्राउंड लेवल से नीचे से ऊपर देखने के लिए। खास तौर पे इसका यूज होता है सबमरीन में, पनडुब्बियों में। इसकी उपयोगिता कहाँ पे ज़्यादा होती है? पनडुब्बियों में। पनडुब्बी, सबमरीन वगैरह में काफ़ी यूज होता है। पनडुब्बियों में क्या होता है कि आप जब पानी के अंदर होते हैं, पानी के बाहर देखना होता है, तो आप ऐसे अंदर देखते हैं। इसमें इस तरह की युक्ति यूज होती है। देखिए ये एकदम यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, ये वाला, और एक मिरर इसके समांतर यहाँ पे लगा होता है। और जैसी लाइट की रेज यहाँ से पड़ती है, ये परपेंडिकुलर होते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। आप समझ सकते हैं, ये आपकी पूरे एकदम स्पेशलाइज डायग्राम है, ठीक है। इसमें कितने दर्पण यूज होते हैं? यहाँ पर 2 मिरर या समतल दर्पण यूज होते हैं, और वो एक दूसरे से कैसे रखे होते हैं? पैरेलल या समांतर। और उन उनका उनका सतह से कोण कितना होता है? सतह, सतह मतलब देखो सरफेस। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये सतह है, और सतह से कोण कितना है? सतह से कोण है आपका यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये 45 बना ही था, मैंने थोड़ा काट दिया। सतह से कोण कितना होता है? 45 डिग्री। तो गाइस यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान रखते हैं तो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है आप कर ले जाओगे, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो कैलिडोस्कोप से बनता है। इसमें कितने दर्पण यूज होते हैं? 3। और एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पे यूज होते हैं? आपका 60 डिग्री। प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? परावर्तन की। कौन सा दर्पण यूज होता है? समतल दर्पण, ठीक है। फिर पेरिस्कोप होता है। पेरिस्कोप का इस्तेमाल कहाँ होता है? सबमरीन में। सबमरीन मतलब पनडुब्बियों में होता है।
इसमें कितने दर्पण यूज होते हैं? इसमें आपके पास दो दर्पण यूज होते हैं। वो दोनों दर्पण एक दूसरे से समांतर होते हैं, मगर सतह से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। और सबसे खास बात क्या है, ये किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित हमने चीजें देख ली। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने गोलीय दर्पण की तरफ। ठीक है, गोलीय दर्पण जैसे मैंने आपको बोला था, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करते चलेंगे गाइस, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए। गोलीय दर्पण आपके पास दो होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। सबसे पहले तो इनका रे डायग्राम समझना है। ठीक है, रे डायग्राम को समझिए। ठीक, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव। और ये दूसरी तरफ कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ठीक है, एक तरफ कॉनकेव है, दूसरी तरफ कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स में देखिए, पहले हम कॉनकेव को देखते हैं। कॉनकेव का रे डायग्राम क्या है? देखिए, जब भी लाइट की रेज इसकी तरफ बढ़ रही है, प्रकाश की किरण इसकी तरफ आ रही है, आ रही गाइस, देखिए ये प्रकाश की किरण इसकी तरफ आ रही है, और जैसे इसकी सतह से टकराई तो क्या होगी? एक बिंदु पर संकेंद्रित होगी। क्या हो गई? इसकी प्रकाश की किरणें संकेंद्रित हो गई। संकेंद्रित हो गई या फिर कन्वर्जेंट, एक बिंदु पर कन्वर्ज कर गई, है ना? क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है? और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण देखो, यहाँ अंदर की तरफ कोटिंग होती है और ये उभरा हुआ होता है तल, उठा हुआ तल, उत्तल। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें इस पर गिरती हैं, ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही, जैसे इस पे गिरी तो क्या होगी? विकेंद्रीकृत हो गई। ठीक है, डाइवर्जेंट हो गई, डाइवर्स करके फैल गई। ठीक है, तो किसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती है? कॉनकेव। इससे प्रकाश की किरणें सतह पर पड़ने के बाद फैल जाती है, कॉन्वेक्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कौन करता है और छोटा कौन करता है? तो इनमें से वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा ये वाला करेगा कि ये वाला करेगा? बताइएगा इस। तो याद रखिए कि वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करने का काम हमेशा कॉनकेव लेंस का होता है, तो मिरर का होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। वस्तु के प्रतिबिंब को इनलार्ज ये कर रहा है, और छोटा करने का काम किसका होता है? स्मॉल, कॉन्वेक्स। तो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कौन कर रहा है, छोटा कौन है? जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ रखी है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान है तो आप कभी भी लाइफ में, कभी भी, कोई भी मिरर पे आने वाला क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको कभी भी मिरर पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो गाइस चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है और किस किस तरह से प्रॉब्लम आती है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट दिमाग में आपके सेट है? ठीक है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है जो कई बार पेपर में आ चुका है, मेरे हिसाब से तो 15-20 बार तो पेपर में आ ही चुका है। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना? गाड़ी कौन सी? मोटरसाइकिल चलाते हैं हम लोग, स्कूटी चलाते होंगे, मोटरसाइकिल, स्कूटी, तो उसमें साइड मिरर होता है। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? चलिए, आपके उत्तर का मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ उत्तर को कमेंट में लिखने के लिए। जल्दी बताइए आप कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है? गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज हो रहा है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? जल्दी बताइए। ओके, सबने बता दिया है। चलिए, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज हो रहा है? आपका गाड़ी के साइड मिरर में, ज़्यादातर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, लड़का रट्टा मार लेता है लेकिन फिर भी गलत कर देता है। कौन सा मिरर यूज होता है? हमेशा वहाँ पर मिरर यूज होता है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, गाड़ी में, मोटर बाइक्स में।
अब ऐसा क्यों होता है? देखिए बहुत आसान सा है। जब हम बाइक चला रहे होते हैं, है ना, तो हमें आगे की चीज़ें दिखाई देती हैं, पीछे की दिखाई देती है? नहीं। पीछे कौन कितनी स्पीड से आ रहा है और ठोक के चला जाए पता नहीं चलता है। तो दुर्घटना से बचने के लिए हम पीछे का देखते हैं। अब पीछे का हमें कहाँ से देखना है? जितनी दूर से देख लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो दूर से चीज़ों को देखने के लिए, हमें उन पर नज़र रखने के लिए हम कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करेगा कि छोटा करेगा? भाई जो छोटा करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें समा जाएंगी तो दूर तक दिखाई देगा। तो गाड़ी के साइड मिरर में हम कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स दर्पण यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करता है, और जिसकी वजह से एक छोटे से दर्पण में पूरा पीछे का दूर तक दिखाई देने लगता है, जिसके कारण दुर्घटना से बचा जा सकता है और आपका बड़ा फायदा होता है। तो जब भी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करना होता है तो हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कई जगहों पर, ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में आप रोड मोड़ पर आते हैं ना, पहाड़ में बड़ी खतरनाक मोड़ दिया, पहाड़ पे से चढ़े होते हैं, यहाँ से चढ़े, यहाँ से चढ़े, यहाँ से चढ़े, यहाँ से चढ़े, तो कर्व बहुत होती है। तो उन कर्व पर क्या होता है कि एकदम अंधे मोड़ होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, दुर्घटनाएं बहुत होती है। तो इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए उन मोड़ों पर दोनों साइड पर हम क्या करते हैं, ऐसे मिरर लगा देते हैं। अब ऐसे मिरर जब लगा देते हैं तो क्या होता है, जब गाड़ियाँ आ रही होती है तो दूर से ही आती दिखाई दे जाती है। अब जब दूर से आती दिखाई दे जाती है तो फिर क्या होता है, अपने आप ही लोग अपनी स्पीड को मैनेज करते हैं और अपनी डिस्टेंसेस को मैनेज करते हैं और दुर्घटना से बचाते हैं। ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में यही वाले दर्पण यूज होते हैं। ठीक। अक्सर आपने मेट्रो सिटीज या पार्किंग में भी मिरर देखे होंगे, वहां पर भी जो मिरर यूज होते हैं वो यही वाले होते हैं। मेट्रो सिटीज में आप जाते हैं तो चौराहे पर अक्सर मिरर लगे होते हैं, यही होते हैं। भाई चौराहे पर आप पहुंचे, ये आपका चौराहा है, ठीक। अब आप इधर से आ रहे हो, इधर जाना है, एक्सीडेंट से बचना है, रोड क्रॉस करना है, ठीक है, मुड़ना है, तो आपको क्या होता है, मिरर लगा देते हैं। ठीक है। रोड क्रॉस करते वक्त, मुड़ते वक्त आपको सामने देख रहे हैं, एक ही सामने देखकर आप आगे और पीछे दोनों के ट्रैफिक को मैनेज कर ले रहे हो और दुर्घटना से बच रहे हो। तो मेट्रो सिटीज में यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल खूब होता है। ठीक है। दिल्ली, मुंबई अब जाएंगे, बैंगलोर वगैरह जाएंगे, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो जहाँ पर भी हमें वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करना होता है गाइस, वहाँ पे हम कौन से दर्पण को यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आपके कॉन्वेक्स को। ठीक है। कहाँ का यूज़ करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब डेंटिस्ट, डेंटिस्ट डेंटिस्ट जानते हैं ना, दांत तोड़ने वाला डॉक्टर होता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है? डेंटिस्ट वो होता है जो दांत तोड़ने वाला डॉक्टर होता है, जो आपके दांत निकाल निकाल के उसको सही करता है, वो डेंटिस्ट होता है। तो डेंटिस्ट कौन से मिरर को यूज़ करेगा? भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए। डेंटिस्ट आपके दांत को देखता है और दांत के अंदर की जगह छोटी छोटी होती है, छोटी चीज़ को बड़ा करना होता है, तभी वो क्लियरिटी देख पाता है। जब भी हमें ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करना है, कौन सी मिरर यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है। साथ ही साथ टॉर्च या सर्च लाइट में भी हम किसका यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्च में क्या होता है, आप लाइट को डाइवर्स करते हो और प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम किसका होता है? कॉनकेव मिरर का कि कॉन्वेक्स मिरर का? तो कॉनकेव मिरर का। इसी तरह से जो आपका सर्च लाइट होती है, भाई चारों तरफ आप जगह जगह देखते हैं, तो उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें भी यही यूज़ होता है। ठीक है। सोलर पैनल, सोलर पैनल देखा आप लोगों ने? सोलर पैनल बताइए। देखिए रे डायग्राम को एक बार देख लीजिए। सोलर पैनल, सोलर पैनल में हम क्या यूज़ करते हैं? सोलर पैनल में बताइए, सोलर पैनल। अब देखिए सोलर पैनल जो होता है या सोलर कुकर जो होता है, वो लाइट की रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और यहाँ पे लाइट की रेट को कन्वर्ज कौन कर रहा है? कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा, सोलर पैनल, सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर यूज होता है। टॉर्च वगैरह जो होते हैं, टॉर्च,
टॉर्च में क्या होता है, लाइट, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, लाइट जलती है चारों तरफ फैल जाती है ऐसे। तो यहाँ पे जो कोटिंग होती है बल्ब के चारों तरफ, वो किसकी होती है भाई, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम किसका होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का। सेम इसी तरह से सर्च लाइट में भी जहाँ पे भी हमें प्रकाश को फैलाना होगा, जब भी हमें लाइट को फैलाना होगा तो हम कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स या उत्तर। और जब भी हमें प्रकाश को एक बिंदु पर संकेंद्रित करना है, एक बिंदु पर लेके आना है, तो हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट गाइस आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम कॉनकेव यूज़ करते हैं, कहाँ पर कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अक्सर देखा होगा नाई की दुकान पे, नाई की दुकान पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा मिरर यूज होता है, नाई की दुकान में माहौल ही अलग होता है, आपको एकदम आपकी शक्ल क्रिस्टल क्लियर दिखती है, बड़ी दिखती है, शेप बनवाते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाता है। तो नाई की दुकान हो चाहे ब्यूटी पार्लर हो, ब्यूटी पार्लर तो गए होंगे गाइस आप लोग, जहाँ पर भी आप जाएंगे, जहाँ पर भी आप अपनी मेंटेनेंस कराने जाएंगे तो वहाँ पर हमेशा अपने चेहरे की मेंटेनेंस कराने जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा कौन सा मिरर यूज़ होगा, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि वो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है भाई। आपने शेविंग कराई तो कुछ छूटा ना रह जाए तो बड़ा बड़ा करके देखेंगे। सेम इसी तरह मेकअप लगवाया कहीं छूटा ना रह जाए, इसीलिए उसमें भी यही करना होता है। मेकअप बॉक्स में भी हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो भी कौन सा होता है, कॉनकेव, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया का मेकअप करने के लिए होता है भाई। आप लिपस्टिक लगा रहे हो, आई लाइनर लगा रहे हो, है ना। अब नॉर्मल मिरर यूज़ करोगे तो पता चला लिपस्टिक फैल गई, कोई दिक्कत हो जाए। इससे बेटर ये है कि आप बड़ा बड़ा देखिए ताकि आप आराम से उसे लगा लें। ओके। तो कहाँ पर कॉनकेव और कहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है इसे याद रखिएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मिरर हमने देख लिया, अब हम लेंस की बात करते हैं। लेंस भी हमारे पास जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेन लेंस, समतल लेंस होता है, और दूसरा लेंस कौन सा होता है, गोलीय लेंस। गोलीय मतलब स्पेरिकल। ठीक है, समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण की उपयोगिता क्या होती है, समतल दर्पण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं गाइस, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, समतल दर्पण को हम कई जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसको हम ग्लासेस, जो घरों में ग्लासेस यूज हो वहाँ यूज़ करते हैं। स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स बनाने में लगा, या धूप का चश्मा होता है ना। धूप का जो चश्मा होता है देखा है, धूप में निकलते ही काला पड़ जाता है, तो वो भी इसी से बनता है। ठीक है, कांच में हम ऐसा क्या मिला देते हैं कि वो फोटोक्रोमेटिक हो जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, कांच में हम क्या मिला देते हैं कि वो फोटोक्रोमेटिक हो जाता है, कैसा होता है, फोटोक्रोमेटिक। फोटोक्रोमेटिक चश्मे कौन से होते हैं, जो धूप में निकलने पे काला पड़ जाए, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, तो इसे इसका आंसर जरूर बताइए गाइस। चलिए, समतल दर्पण कहाँ यूज होते हैं, ग्लासेस में, घरों के शीशे लगाने में, साथ ही साथ आपके धूप के चश्मे बनाने में, गॉगल्स बनाने में, इन सब जगहों पर यूज होते हैं। ठीक है, लेंस बनाने में बेसिकली कई जगह पे यूज होते हैं, कोई खास यूज नहीं है, वही सेम प्रॉपर्टी है जो आपके समतल दर्पण की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं गोलीय लेंस। अब गोलीय लेंस आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। जब हम गोलीय लेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो गोलीय लेंस की उपयोगिता क्या होती है, इसको हम कैसे समझेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेरिकल लेंस। देखिए, दो तरह के होते हैं, उत्तल अवतल। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस होता है और ये क्या होता है, ये अवतल लेंस होता है ऐसा। ठीक है, इसमें जब भी लाइट की रेज आती है तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। तो जब भी कोई भी लाइट की रेज कन्वर्ज होती है तो ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करती है, इनलार्ज कर देती है। ऑब्जेक्ट का जो भी बनती है तो बड़ा बनाती है। और इसमें क्या होता है, लाइट की रेज जब पड़ती है तो वो डाइवर्ज करती है।
और जब वो लाइट के लिए डाइवर्स करेगी तो हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर देगी, स्मॉल, छोटा। तो इसमें थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा, पीछे वाले से मिरर वाले का उल्टा है, ठीक। अब इसकी उपयोगिता कहाँ पर आती है, इसकी उपयोगिता आती है विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों को दूर करने में, आई डिफेक्ट्स। अब आई डिफेक्ट क्या होता है, कुछ लोगों को चश्मा लगाने की आदत होती है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई साइडनेस होती है, दृष्टि दोष होती है, उसको दूर करनी होती है। तो ये एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको देख लेते चलिए भाई। दृष्टि दोष, हमारे पास दृष्टि दोष जो होते हैं 4 कैटेगरी में होते हैं। कितनी कैटेगरी में, 4। पहले जो आपका दृष्टि दोष है, ठीक है, पहला जो है वो है आपका दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, मायोपिया। दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, निकट दृष्टि दोष। तीसरे नंबर पे आता है एस्टिग्मेटिज्म या आबिंदुता। और चौथे नंबर पे आता है जरा दृष्टि दोष या आपका, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट बायोपिया। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके दृष्टि दोष की 4 कैटेगरीज हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आबिंदुता और जरा दृष्टि दोष। इन दृष्टि दोषों को आपको समझना है, ठीक है। मायोपिया को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें हमें कहाँ की चीज नहीं दिखाई, पास की कि दूर की। तो गाइस मायोपिया में, जिसको मायोपिया होता है, सॉरी यहाँ पर नाम उल्टा लिख दिया, इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे ये निकट दृष्टि दोष है और ये दूर दृष्टि, उसका नाम स्वैप कर लेते हैं। मायोपिया को हम हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब हमें इसमें पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती है। मायोपिया में क्या होता है गाइस, मायोपिया को समझते हैं, आइए, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, देखिए मायोपिया में बहुत आसान सी चीज़ है कि आपको पास की चीज़ें दिखती हैं, कहाँ की चीज़ें दिखाई देती, दूर की। तो जब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती तो इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जा रहा है, निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है, शॉर्ट साइटनेस क्यों कहा जाता है, इंग्लिश में से शॉर्ट साइटनेस कहा जाता है। तो ऐसे क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें आपको पास की चीज़ें दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही, तो शॉर्ट साइटनेस क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्या इसमें कॉन्सेप्ट है कि हम इसे शॉर्ट साइटनेस बोल लेंगे, इसे बताइए भाई। मैं पास की चीज़ें इसमें दिखाई दे रही तो हमको इसे शॉर्ट साइटनेस क्यों बोल रहे हैं, जबकि जब दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है तो लॉन्ग साइटनेस बोलना चाहिए। तो देखिए इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह में, ठीक है, आपका जो इमेज होती है, इमेज हमेशा कहाँ बनती है, रेटिना पे, और रेटिना हमेशा इमेज को उल्टा बनाता है, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या होती है, इमेज यहाँ पर रेटिना पे ना बन के रेटिना से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाती है पहले, और जब इमेज रेटिना से शॉर्ट हो जाती है, ये आपका रेटिना है, इससे थोड़ा शॉर्ट पहले बन जाती है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। मतलब इमेज रेटिना से पहले गिर जाती है और पहले पड़ गई तो आपको कहाँ की चीज़ें दिखेगी, दूर, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ता है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तो व्यक्ति को कहाँ की चीज़ें नहीं दिखेगी, तो उसको दूर की चीज़ नहीं दिखेगी, पास की दिखेगी। और उसे कौन सी बीमारी होगी, शॉर्ट साइटनेस या निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, मायोपिया। और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव। तो इसका मायोपिया का इलाज क्या होता है, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। ओके गाइस, तो ये तो बात होगी आपके किसके बारे में, निकट दृष्टि दोष। अब इसी तरह से दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया या
आपका दूरदृष्टि दोष या लॉन्ग साइटनेस। इसमें क्या होता है, इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है, लेकिन जब इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से पीछे जाके बनती है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। इसमें व्यक्ति को कहाँ की चीज़ नहीं दिखाई देती, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती और दूर की चीज़ें दिखाई देती है, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। हमेशा ये याद रखिएगा, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर, और कैसी बनती है, उल्टी, लेकिन हमारा दिमाग कैसे कर देता है उसको, सीधा। तो इन्हें हमेशा ये याद रखिएगा। तो गाइज ये तो हमने बात कर लिया हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें या लॉन्ग साइडनेस की बात करें तो इसमें व्यक्ति को कहाँ की चीज़ें नहीं दिखाई देती, पास की। इसमें व्यक्ति को कहाँ की चीज़ें दिखाई देती, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। ठीक है, और इमेज कहाँ बनता है, इमेज रेटिना से दूर जाके बनता है। ठीक है, और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया इसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने अगले इस पे आते हैं। ये थोड़ा अबिंदुता को 1 मिनट के लिए रोकते हैं, ज़रा देख लेते पहले। ज़रा दृष्टि दोष या इंग्लिश में से बोलते हैं रेस बायोपिया। रेस बायोपिया ज़रा दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी नाना नानी, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। उनको इस तरह की चीज़ों में अक्सर देखने में प्रॉब्लम आती है, और जब इस तरह की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आती है तो उनकी इस बीमारी को बोलते हैं ज़रा दृष्टि दोष। ना तो उनको पास का दिखता है ना तो दूर का दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए उनको जो लेंस यूज़ होना पड़ता है वो आपका लेंस यूज़ होता है बाईफोकल लेंस, है ना, या इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उभयोतल लेंस। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उभय उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से दो लेंस लगे होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। जब व्यक्ति को पास की चीजें देखनी होती है, ठीक है, तो वो नीचे से देखता है, और जब दूर की चीजें देखनी होती है तो ऊपर से देखता है। ऐसे पेपर वगैरह पढ़ना है तो नीचे से पढ़ लिया, पास से। टीवी भी देखना है तो ऊपर से देख लिया। ठीक है, तो इसमें दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर दूर की चीजें देखनी होती है तो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। और नीचे पास की चीज देखनी होती है तो कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस। इसे ध्यान रखें। तो अवतल उत्तल का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा था ब्रेस्ट बायोपिया में नीचे कौन सा दर्पण लेंस होता है, ऊपर कौन सा होता है। नीचे आपका और उत्तल होता है, ऊपर कौन सा होता है, अवतल। ऊपर अवतल, नीचे उत्तल, ये आप ये ध्यान रखिएगा। ऊपर आपका कॉनकेव, नीचे कॉन्वेक्स। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी अगली जो दृष्टि दोष है, वो एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं आबिंदुता। क्या बोलते हैं, आबिंदुता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, आबिंदुता क्या होती है। देखिए, आबिंदुता में क्या होता है कि देखिए, इसमें ये प्रॉब्लम जो होती है, आबिंदुता की प्रॉब्लम, ये आपके कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका जो आंख का कॉर्निया होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्णता गोल नहीं होता है। तो इस वजह से ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें इसका इलाज के रूप में हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, है ना, बेलनाकार लेंस। ठीक, तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो आपके कॉर्निया पूरी तरह से गोल ना होने के कारण उत्पन्न होने वाली ये प्रॉब्लम है।
इसमें होता क्या है कि आपका कॉर्निया पूरी तरह से गोल नहीं होता है, और इसका इलाज होता है सिलेंड्रिकल लेंस। स्पेशल तरह के लेंस होते हैं, देखिए यहाँ पर ये बना भी है, ये आपका सिलेंड्रिकल लेंस का थोड़ा सा ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल लेंस यहाँ पे बना हुआ है। अब होता क्या है, देखो इसमें बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको हॉरिजेंटल तो सारी चीज़ एकदम क्लियर दिखाई देती है, लेकिन वर्टिकली कोई चीज़ कितनी ऊंची है या कितनी गहरी है पता नहीं चलता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वस्तु की ऊंचाई और गहराई के बारे में हम बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर रोड पर जा रहा है और उसने देखा कि रोड पर 10 मीटर गहरा गड्ढा है, लेकिन उसको दिखेगा 2 मीटर का, तो वो फाड़ने की कोशिश करेगा और गिर जाएगा। और गिरने के बाद उसके हाथ पैर टूटेंगे तो उसको समझ में आएगा उसको कौन सी बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में आपकी वर्टिकल इमेज सही से सीधी नहीं हो पाती, बल्कि पूरी उसकी ऊंचाई पता नहीं चल पाती, तो इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इमेज थोड़ी टेढ़ी बनती है या एग्जैक्ट हाइट की नहीं दिखती है, ठीक है। इस तरह की बीमारी का इलाज करने के लिए हम किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस इस तरह की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो बात हो गई हमारे जो भी लेंसेज थे और लेंस से होने वाले दृष्टि दोष। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है उसको समझिए। देखिए मायोपिया, उसका लेंस, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल। हाइपरमेट्रोपिया, उसमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। जरा दृष्टिदोष या रेस बायोपिया, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, बाइफोकल लेंस। और एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस यूज होता है, इसमें आपका लेंस यूज होता है सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार दर्पण। तो दर्पण की सॉरी लेंस की उपयोगिता के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक जो बनता है पेपर में, ये बनता है यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है तो व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, पास की कि दूर की। तो कहाँ की चीज़ नहीं दिखाई देती, दूर की, पास की दिखाई देगी, ठीक है। और जब प्रतिबिंब रेटिना से दूर पीछे जाके बनेगा तो व्यक्ति को कहाँ की चीज़ें दिखाई देगी, पास की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारे दृष्टि दोष और उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये फैक्ट्स क्लियर है तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। हमने एक पार्ट देख लिया लाइट का, दूसरे पार्ट को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस। आज हम इस क्लास को यहीं तक ही रहने देते हैं। और अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके, ठीक है गाइस। और आई होप कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आ रही हो। साइंस की ये जो मैंने चीज़ शुरू की है ये आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप इसे लाइक करेंगे उतना बढ़िया वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और बताऊंगा। शेयर और लाइक्स पे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेट करते रहिए, ठीक है गाइस। और अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो कोड है वो है NUSTE ओके। मेरा कोड चलिए अभी नया नया कोड बनाया तो थोड़ा सा बार बार भूल जाता है। मेरा कोड है NUSTET, ये मेरे कोड है। इस कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्लस मेरे थ्रू गाइड होने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। इस कोड को यूज़ करने से ये एडवांटेज है, ठीक गाइस। और जो लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो अपने आप को टेलीग्राम चैनल पे एनरोल कर लें, ठीक है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया और स्पेशल क्लास मिस कर रहे हैं वो भी उस पर आ जाएं, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लें और फटाफट अपने आप को एनरोल करते जाइए और समझते रहिए कि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने की सारी स्ट्रैटेजीज हम आपको बताते रह रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हो आप उससे क्लियर करिए। एग्ज़ाम बिल्कुल भी मौका नहीं देगा, ठीक है गाइस। ये लॉकडाउन चल रहा है तो आप ये मत सोचिए कि कुछ होगा नहीं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद चीज़ें फिर से अपनी पटरी पे वापस आएंगी और स्पीड अप में आएंगी और लोगों को समय नहीं मिलेगा। और जो इसमें पहले से तैयारी करके बैठा होगा वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा। तो गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
फिलहाल हम आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।